से बेटा आज दोपहर वाली क्लास 1 बजे वाली मैंने कहा क्लास कैंसिल नहीं करूंगी मैं क्लास तभी कैंसिल करती हूं जब बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी होती है, अदरवाइज बेटा मैं क्लास लगाती हूं, है ना। तो आज 1 बजे वाली क्लास को मैंने कहा रात को कर दो 7 से 8 में, तो कोई बात नहीं अभी पढ़ लेते हैं। और कल आपकी थर्सडे है तो आपकी बायोकेमिस्ट्री दोनों की क्लास होगी, है ना। चल मैं वेलकम है जयपुर में क्या वेलकम, जयपुर में माइका है, जयपुर में बड़ी हूं मैं, जयपुर तो मेरा शहर है। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हां जी गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाइए फिर स्टार्ट करें अपनी आज की क्लास। हम क्या पढ़ रहे थे, हम कल की क्लास में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ लिया था कि जो भी हमारा खाना मुंह में होता है वो मुंह में जो खाना होता है वो हम निगल लेते हैं तो हमारे फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को कहते हैं भोजन नली और फूड पाइप से सारा का सारा खाना कहां जाता है, स्टमक में, पेट में जाता है। कल मैंने बताया था आपको पेट के 3 हिस्से होते हैं। पेट जो है वो जे आकार का होता है और सबसे ज्यादा समय के लिए पेट में खाना रहता है, 4 से 5 घंटे आपके पेट में खाना रहता है। लेकिन जैसे खाने आए हुए पेट में 1 से 2 घंटा हो जाता है, उसके बाद पेट के अंदर पाचन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। अब कैसे होता है डाइजेशन का प्रोसेस, तो हमारा पेट है उस पेट के अंदर की तरफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जठर ग्रंथियां होती हैं और ये जठर ग्रंथियां एक रस बनाती हैं जिसको जठर रस कहते हैं, जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। अब मैंने कल की क्लास में बताया था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 2 प्रकार की सेल्स होती हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इतनी हमने क्लास कर ली थी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक की क्लास में। तो अब देखते हैं कि हमारे पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जठर ग्रंथियों के अंदर की तरफ 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो लिखो पहली वाली को बोलते हैं ऑक्सिनेटिक सेल्स। कौन सी बच्चा, ऑक्सिनेटिक सेल्स, सेम नाम हिंदी में लिख दीजिए ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं। ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, तो ये सेल्स हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड में जठर ग्रंथियों में पाई जाती हैं। उसके बाद दूसरी जो सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं चीफ सेल्स। चीफ सेल्स बोलो या इनका दूसरा नाम होता है बेटा पैप्टिक सेल्स। पैप्टिक कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं, हिंदी में चीफ सेल्स को यहां लिखोगे आप मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिकाएं या पैप्टिक कोशिकाएं बच्चों। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले ये सेल्स कहां होती हैं, तो ये सेल्स हमारे पेट में अंदर की तरफ लाइनिंग होती है, अंदर की तरफ परत होती है, उसके अंदर पाई जाती है। ठीक है बेटा। मैम फिजिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही, फिजिक्स वाले सर गए हुए हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने। सर ने मुझे आज मैसेज छोड़ा था कि बच्चों को बता देना मैम मैं फ्राइडे से क्लासेस कंटिन्यू करूंगा। तो मैंने सर को आपको मैसेज पहुंचा दिया है, सर माता रानी के दर्शन करने गए हुए हैं तो फ्राइडे से अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, राइट। चलो अब आ जाओ यहां पर। तो पेट में अंदर की तरफ 2 प्रकार की सेल्स हैं, ऑक्सिनेटिक सेल्स और चीफ सेल्स या पैप्टिक सेल्स। सबसे पहले आपको जानना है ये ऑक्सिनेटिक सेल्स क्या बनाती हैं। ये हमारे पेट में एक एसिड सिक्रीट करती हैं। कौन सा एसिड, HCl। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो दूसरी टाइप की सेल्स होती है चीफ सेल्स या पैप्टिक सेल्स, ये क्या बनाती हैं, ये 2 एंजाइम्स बनाती हैं बेटा। ये क्या बनाती हैं, ये 2 एंजाइम्स बनाती हैं। बस यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेट में कौन-कौन से एंजाइम्स होते हैं और पेट में कौन सा एसिड यानी कौन सा अम्ल हो जाता है। ठीक है चल आप समझ रहा है ना। बिहार पुलिस बेटा का बिहार पुलिस का एग्जाम बता दीजिए मुझे देखना। चलो सुनो, ऑक्सिनेटिक सेल एक एसिड बनाती है जिस एसिड को हम HCl कहते हैं। आप सब जानते हैं हमारे पेट में एक एसिड होता है उसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जबकि जो चीफ सेल्स या पैप्टिक सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, वो 2 एंजाइम बनाती हैं। कौन-कौन से एंजाइम बनाती हैं, नंबर 1 पे लिखो पेप्सिन एंजाइम, नंबर 1 पे आएगा पेप्सिन और नंबर 2 पे आता है रेनिन एंजाइम। तो अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया हमारे स्टमक में, पेट में, जठर में कौन-कौन से एंजाइम होते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। हमारे पेट में कौन सा एसिड निकलता है, कौन सा अम्ल निकलता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है। क्या पढ़ा है मैंने कहा पेट में जठर ग्रंथियां होती हैं, जठर ग्रंथियां जठर जूस बनाती हैं। अब इस जठर जूस में क्या क्या होता है, HCl होता है, 2 एंजाइम होते हैं। तो अगर आपसे एग्जामिनर ने पूछ लिया कि HCl, पेप्सिन, रेनिन ये कौन से जूस में पाए जाते हैं, तो ये कौन से जूस में पाए जाते हैं, ये गैस्ट्रिक जूस में पाए जाते हैं, जठर रस में पाए जाते हैं। क्लियर बात। अब बात आती है मैम ये HCl क्या करता है और पेप्सिन और रेनिन एंजाइम क्या करते हैं। तो पहले हम देखें बेटा, पहले देखें हम कि ये HCl क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है। अगली स्लाइड पे लिखें हम HCl क्या करता है। आप सभी जानते हो कि जब आप ज्यादा खाना खा लेते हो या आपने ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया, जंक फूड ज्यादा खा लिया, ऑयली मसाले वाला तेल वाला खाना ज्यादा खा लिया, तो आपको क्या हो जाता है, पेट में एसिडिटी हो जाती है बच्चा, खट्टे-खट्टे डकार आने लग जाते हैं, पेट में अम्लता हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो हमारे पेट में एसिडिटी करने वाला एसिड कौन सा है, यही हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। बच्चों जब आप ज्यादा ऑयली खाना खा लोगे, ओवर ईटिंग का मतलब ज्यादा खाना खा लिया, किसी के शादी में गए भरपेट, जितना पेट भरना चाहिए था उससे भी ज्यादा खा लिया, है ना। तो क्या होगा, जितना ज्यादा मसालेदार खाना खाते हो उतना ही ज्यादा ये एसिड निकलने लग जाता है। और जब एसिड ज्यादा होते हैं तो पीएच वैल्यू कम होता है पेट का, और जब पीएच कम होता है तो आप जानते हैं एसिड का एक नेचर होता है, प्रकृति होता है, जलाना शुरू कर देते हैं। तो पेट के अंदर जलन महसूस होगी, उसी पेट की जलन को आप एसिडिटी कहते हैं। तो एग्जामिनर पूछता है हमारे पेट में एसिडिटी किस एसिड की वजह से है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वजह से। अब मुझे ये बताओ आपको एसिडिटी होती है तो आप क्या लेते हो, इनो पी लेते हो, या एसिडिटी को खत्म करने के लिए जो दवाइयां आती हैं उनको हम एंटी एसिड कहते हैं। एंटी एसिड क्या होते हैं, ऐसी दवाई, ऐसी मेडिसिन जो आपके पेट की एसिडिटी को खत्म कर दे। जैसे इनो हो गया, जैसे इनो का एंटी एसिड है, पेट की एसिडिटी खत्म कर देता है। जैसे आप डाइजीन नाम की दवा आती है वो आप खा लेते हो, मुंह में चूसते रहते हो, है ना, थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए। अब ये क्या होते हैं बच्चा, ये एंटी एसिड होते हैं। याद रखना हमारे पेट में एसिड है और जो एंटी एसिड्स होते हैं इनो वगैरह वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जैसे आपने इनो पिया या आपने दवा आती है डाइजीन, ये दवा खा ली आपने, तो क्या आ गया आपके पेट में, बेसिक मीडियम आ गया। और जब बेस इस एसिड से मिलेगा तो आपके पेट का पीएच वापस न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा और आपके पेट के अंदर जो जलन थी, जो एसिडिटी थी वो खत्म हो जाती है बच्चों, वो खत्म हो जाती है बेटा। याद करोगे ये बात, जी हां मैम, ये याद कर लेंगे। ठीक है चलो, तो दूसरा काम क्या है HCl का, पहला काम तो एसिडिटी करना हो गया, पेट में जलन महसूस करवाना हो गया। दूसरा काम इस HCl का क्या होता है, टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, इतने सूक्ष्म जीव जिनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया वगैरह। अगर आप खाने के साथ कोई बैक्टीरिया को जीवाणु खा लिया तो मैंने कहा था ना, या तो मुंह में लाल में लाइसोजाइम है वो मार देगा, और वो नहीं मारेगा तो आपके पेट में क्या है, एसिड है। इतना खतरनाक एसिड होता है कि ये तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है। तो दूसरा काम लिख लो, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। सूक्ष्म जीव जैसे आपके जीवाणु हो गए, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। तो बच्चों आप याद रखना, आप अगर कोई भी ऐसी हार्ड चीज खा जाते हो, कोई मच्छर निकल गया आपके, तो वो पेट में जाकर जो HCl है ना वो उसे खत्म कर देता है। 2 काम हो गए HCl के। तीसरा जो मेन काम है वो क्या करता है, HCl इज हेल्पफुल इन डाइजेशन प्रोसेस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचन की प्रक्रिया में सहायक होता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं HCl डाइजेशन करवाता है, HCl कैसे होता है, एसिड कभी डाइजेशन नहीं करवा सकते, ना, डाइजेशन कौन करवाता है, एंजाइम। HCl डाइजेशन नहीं करवाता है, HCl डाइजेशन में हेल्प करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पाचन की प्रक्रिया में सहायक होता है। अब कैसे सहायक होता है, तो ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या योगदान है, ये हमारे पेट में जो एंजाइम्स बनते हैं उसको एक्टिवेट करता है। तो आप क्या लिखोगे बेटा, आपको लिखना है कि इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स एंजाइम्स। ये एंजाइम्स को सक्रिय करता है, एक्टिवेट का मतलब उन्हें काम करने लायक बनाता है, और एंजाइम का क्या काम है, डाइजेशन करना। तो लिखो यह एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, एंजाइम्स को सक्रिय करता है। बेटा एक्टिवेट का मतलब क्या होता है, काम करना, सक्रिय करता है, एक्टिवेट करता है। अब कैसे करता है, सुनो, ये 2 एंजाइम थे जो आपके गैस्ट्रिक जूस में थे, कौन-कौन से, पेप्सिन, रेनिन। ये दोनों एंजाइम पहले से एक्टिवेट नहीं होते हैं, इनको एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए। HCl क्या है, एसिड, इनको एसिडिक मीडियम चाहिए बेटा। इनको क्या चाहिए, इनको अम्लीय माध्यम चाहिए। तो कैसे एक्टिवेट होते हैं, सुनो ध्यान से। ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ना बच्चों, ये पहले से किस फॉर्म में होता है, ये पहले पाया जाता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, पेप्सिनोजन। और इस पेप्सिनोजन के ऊपर HCl आके गिरता है और HCl कैसा मीडियम देगा, अम्लीय, एसिडिक मीडियम, अम्लीय माध्यम। और जैसे ही पेप्सिनोजन को HCl मिलता है वो बदल जाता है किसमें, पेप्सिन में बदल जाता है। क्या समझे, आप समझे कि मैम पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए HCl चाहिए, इसीलिए इतना खतरनाक एसिड, इतना खतरनाक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। ये पेप्सिन पहले पाया जाता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में। पेप्सिनोजन इज नॉन एक्टिव फॉर्म या इज डीएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पेप्सिन। ये काम नहीं कर सकता, डाइजेशन नहीं कर सकता पेप्सिनोजन, इसको पेप्सिन में तब जाकर वो डाइजेशन कर पाएगा। तो HCl ने इसे काम करने लायक बना दिया, है ना। नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट जो रेनिन एंजाइम होता है वो पहले से पाया जाता है प्रोरेनिन की फॉर्म में, प्रोरेनिन के रूप में पाया जाता है। अब प्रोरेनिन को जैसे ही HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक
जाता है किसमें, वो रेनिन में बदल जाता है। इसका मतलब मैम डाइजेशन में हेल्प कौन करता है, पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। जबकि बच्चा इन्हें काम करने लायक किसने बनाया, HCl ने। इसीलिए मैंने बोला HCl इज हेल्पफुल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। पाचन की प्रक्रिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। ऐसे नहीं पढ़ना HCl डाइजेशन करवाता है, HCl एक एसिड है, इसे कभी भी डाइजेशन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में जी मैम। अब जैसे ही पेप्सिन एक्टिवेट होगा, पी से पेप्सिन, पी से पेट में बना, और ये किसको बचाएगा, पी से प्रोटीन। ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा बेटा। जो भी आपने खाना खाया है उसमें जितनी भी प्रोटीन आती है उस प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन होता है, जो हमारे पेट में निकलता है। नेक्स्ट, ये रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये मिल्क का डाइजेशन करता है, दूध को पचाता है। एग्जाम में इतनी बार क्वेश्चन आता है, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। कहां होता है, पेट में। अगर आपने खाना खाने के साथ दूध पिया, खाना खाने के बाद दूध पिया है, तो रेनिन एंजाइम इस दूध को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब मेरे बच्चों ध्यान से बात सुनो, एक छोटा बच्चा होता है वो दूध पीता है ना, और दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, रेनिन। तो आपसे एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है, रेनिन। ये रेनिन जो होता है, ये छोटे बच्चों के अंदर ये रेनिन सबसे ज्यादा निकलता है बेटा। जो छोटे बच्चे जो क्या पीते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ दूध पे जिंदा रहते हैं, जो दूध पीते हैं, तो उन बच्चों के अंदर रेनिन क्या होता है, छोटे बच्चों के अंदर रेनिन ज्यादा निकलता है बच्चों। तो बच्चे के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला एंजाइम रेनिन होता है। फिर वो बच्चा धीरे-धीरे बड़ा होता है तो वो दाल है ना, दाल का पानी, दाल या जो भी उसको आप बाहर से खाना देते हो, तो उसके बाद क्या करता है, रेनिन धीरे-धीरे कम हो जाता है, क्योंकि वो सब कुछ खाने लग गया बच्चा। अब कैसे बचाता है पेप्सिन प्रोटीन को, और रेनिन कैसे बचाता है दूध को, तो ये हमें समझने की जरूरत है। सुनिए बच्चों, पी से पेप्सिन, पी से पेट, पी से पेट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूं आपसे। देखो, जितना भी आप प्रोटीन खाते हैं ना खाने में, अरे प्रोटीन के लिए क्या खाया, सोयाबीन खाया होगा, दाल खाई होगी, है ना। तो प्रोटीन जितना भी खाया, उस प्रोटीन के ऊपर अटैक करेगा। अटैक कौन सा एंजाइम करेगा, पेप्सिन। अब अटैक का मतलब क्या है, उसको तोड़ देगा, उसका डाइजेशन कर देगा। तो प्रोटीन को किसमें तोड़ देता है बेटा, आप लिखोगे पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ देता है। मैम ये पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन का छोटा रूप बेटा, पेप्टाइड कहलाता है या पेप्टोन्स कहलाता है। तो जितना भी आपने प्रोटीन खाया है उसको पेप्सिन एंजाइम पेप्टाइड या पेप्टोन में तोड़ देता है। आई बात समझ में। तो बीपीएससी के पेपर में क्या पूछा था एग्जामिनर ने, प्रोटीन को पचाने वाला पेट में जो एंजाइम होता है वो कौन सा होता है, वो पेप्सिन होता है। ठीक है, तो इसने प्रोटीन को पेप्टाइड्स या पेप्टोन्स में तोड़ दिया। लेकिन बेटा पूरा प्रोटीन अभी तो आगे चलकर ये पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स अमीनो एसिड में बदलेंगे। और मैंने आपको ये चैप्टर शुरू किया तो कहा था कि जब प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाए तो समझना प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया। क्या यहाँ पे प्रोटीन का पूरा पाचन हुआ है, नो मैम, आधा अधूरा। यानी कि पेट में प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन होता है। पार्शियल का मतलब होता है बेटा आंशिक तौर पे, आधा अधूरा, पूरा नहीं बचा है। तो पूरा कहां बचेगा, आगे जब ये खाना जाएगा छोटी आंत में तब बचेगा बेटा। तो पेट में पार्शियल डाइजेशन हुआ, आंशिक तौर पे पाचन हुआ प्रोटीन का। ठीक है, आगे बात समझ में जी मैम, आगे बात समझ में। अब दूसरा सुनो, रेनिन कैसे काम करता है। रेनिन क्या करता है, आपने दूध पिया, ठीक है मैम दूध पी लिया, दूध में प्रोटीन होती है बच्चा। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है केसीन प्रोटीन। हमारे दूध के अंदर केसीन प्रोटीन पाई जाती है। दूध को गर्म करते हैं, है ना, दूध को गर्म करते हैं तो दूध के ऊपर मलाई आती है ना मलाई, तो वो मलाई किसकी होती है, वो केसीन की होती है। मलाई में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है बेटा। ठीक है, तो दूध में कौन सी प्रोटीन होगी, केसीन क्या है, केसीन मिल्क प्रोटीन है। एग्जामिनर पूछते हैं दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, केसीन होती है। तो दूध में प्रोटीन है केसीन, इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, रेनिन एंजाइम। और रेनिन क्या करेगा, रेनिन इस केसीन को पैरा केसीन में बदल देता है बेटा। किस में बदल देता है, पैरा केसीन में बदल देता है। अब क्या होगा, अब इस पैरा केसीन के ऊपर ये पेप्सिन अटैक करेगा। ये कहेगा रेनिन तो मैं तो बहुत अच्छा काम कर दिया, केसीन को पैरा केसीन में बदल दिया। अब इस पैरा केसीन को किस में बदल देता हूं, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में बदल देता हूं। किस में बदल देता हूं, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में बदल देता हूं। तो आप शायद ये समझ रहे होंगे, घुमा फिरा के एक ही बात आपको समझ में आ रही होगी कि हमारे पेट में सबसे ज्यादा डाइजेशन किसका होता है, सबसे ज्यादा डाइजेशन प्रोटीन का होता है। बिल्कुल सही सुने आप, जो भी आप खाना खाते हैं उसमें जितनी भी प्रोटीन होती है उस प्रोटीन का डाइजेशन हमारे पेट में होता है, लेकिन पूरा नहीं होता है, कंप्लीट डाइजेशन नहीं होगा प्रोटीन का। वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, वो छोटी आंत में होगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। ठीक है मैम, एग्जामिनर के क्वेश्चन कैसे आएंगे, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, केसीन को पैरा केसीन में कौन बदलता है, पैरा केसीन को पेप्टोन्स में कौन बदलता है, हमारे पेट में किसका डाइजेशन होता है, पेट में कौन सा एंजाइम होते हैं, पेट में कौन सा एसिड होता है, एसिड का काम क्या है, पेट में कौन सी ग्रंथियां होती हैं। तो आप देखो बेटा, लास्ट क्लास में पढ़ा था, मुंह में डाइजेशन किसका हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का, शर्कराओं का डाइजेशन शुरू हो गया था। पेट में डाइजेशन किसका हो गया, प्रोटीन का हो गया। तो बेटा अब जितना भी खाना बचा, चाहे उसका डाइजेशन हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, तो ये सारा खाना पेट में पचने के बाद एक खाने का मिक्सचर बन जाता है बेटा। कैसे खाने का, डाइजेस्टेड प्लस अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड खाने का मिक्सचर बन गया। अब आप मुझे बता सकते हो, पेट से खाना जब छोटी आंत में जाएगा तो उसमें पचा कौन कौन है, मुंह से क्या पच के आया था, आप बताओ मुझे। अरे मुंह में किसका डाइजेशन हुआ था, कार्बोहाइड्रेट का। तो पेट में मुंह वाला आया तो कार्बोहाइड्रेट आधा अधूरा पचा हुआ आया है। हाँ जी मैम, और कौन सा कार्बोहाइड्रेट पच गया था, कौन सी शर्करा पच गई थी बेटा, स्टार्च पच गई थी। स्टार्च किसने बदली थी हमारे मुंह में, स्टार्च बदला था माल्टोज में। और अब मुझे ये बताओ पेट में क्या बच गया, पेट में प्रोटीन बच गया। इसका मतलब मैम पेट से जो खाना आगे छोटी आंत में जाएगा उसमें कुछ प्रोटीन बचा हुआ है और कुछ कार्बोहाइड्रेट बची हुई है। लेकिन अभी तक मैम किसका डाइजेशन शुरू नहीं हुआ, फैट का। वसा का खाना अभी तक नहीं बचा है, फैट। तो बेटा हमारे पेट से जो खाना नीचे छोटी आंत में जाएगा वो एक मिक्सचर नहीं बन गया खाने का, कुछ बचा हुआ कुछ नहीं बचा हुआ। तो इसी खाने के मिक्सचर को जो पेट से छोटी आंत में जाएगा, इस खाने को नाम देते हैं काइम, CHYME। क्या नाम देते हैं इसे, काइम नाम देते हैं। तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा, मुंह में जो खाना था वो गले वाले पाइप में गया, उस खाने को नाम दिया था बोलस। पेट से जो खाना छोटी आंत में गया उसको नाम क्या दे दिया आपने, काइम नाम दे दिया, काइम नाम दे दिया। तो देखो सुनो प्यारे बच्चों, इस फोटो में आओ तुम, ध्यान से समझो। ये आपका पेट, अब पेट से नीचे की तरफ क्या है, ये आपकी आंतड़ियां शुरू होगी। छोटी आंत पहले आती है, बड़ी आंत बाद में आती है। तो पेट से जो नीचे की तरफ खाना जाएगा, इस खाने को नाम क्या दिया हमने, काइम। काइम कहां का खाना है, काइम कहां का भोजन है, बोलस कहां का भोजन है। आंसर कर पाओगे, जी मैम कर पाएंगे, आंसर कर दोगे तो चलो। ये हमारे पेट में डाइजेशन हुआ, प्रोटीन बचा। अब नोट डालकर कुछ आप पेट से बनने वाले क्वेश्चंस लिखो, काइम नहीं काइम, काइम। ठीक है, नोट डाल के कुछ क्वेश्चंस लिखो। देखो बच्चों, मैंने कहा हमारे पेट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होता है, अगर किसी की स्किन पे चला जाए, किसी की स्किन पे डल जाए गलती से, तो बेटा इसी को तेजाब कहते हैं। सुना होगा ना, फलाने लड़के ने किसी लड़की के मुंह पे तेजाब फेंक दिया, वो यही तेजाब होता है, ये स्किन को जला देता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए था, मैम जब ये HCl इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी की स्किन को जला देता है, किसी की त्वचा को जला देता है, तो ये पेट भी तो अंदर की तरफ स्किन है, पेट के अंदर भी तो आपका क्या है, ऑर्गन है पेट, उसको क्यों नहीं जलाया। क्यों, क्योंकि बेटा हमारे पेट में एक लेयर होती है जिस लेयर को बोलते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा परत। और आप जानते हैं ये श्लेष्मा परत किस नेचर की होती है, ये बेसिक नेचर की होती है, ये क्षारीय प्रकृति की होती है। तो आप समझिए, इतनी केमिस्ट्री में पढ़ा दिया आपको, समझिए ये आपका पेट है ना, यहां से मान लो HCl निकला, इस लेयर से HCl निकला, और यहां से म्यूकस लेयर ने म्यूकस निकाल दिया, तो ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, और आपका पेट जलने से बच जाएगा। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, कौन सी परत हमारे पेट को जलने से बचाती है या एसिड के प्रभाव से बचाती है, तो आप क्या बताओगे बेटा, आप बताओगे वो कौन सी होती है, म्यूकस लेयर होती है। दूसरा, अगर आपसे पूछे पीएच ऑफ स्टमक कितनी होती है, पेट की पीएच का मान क्या होता है बेटा, पेट का जो पीएच होता है वो होता है 1 से लेकर 1.5 के बीच में, 1 to 1.5। हाँ, कभी ऐसे आ जाए 1 से 2 तो वो भी कराना। तो इतना कम पीएच, हाँ भाई पेट में HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। और बच्चों जब आपके पेट के पीएच का मान 1 से नीचे आ जाए तब आपको एसिडिटी होना शुरू हो जाती है। क्या होने लग जाती है, एसिडिटी। आपको खट्टी खट्टी डकार, पेट में जलन, पेट फूल जाएगा, उसी को आप एसिडिटी बोलते हो। एक पीएच से नीचे आया आपका पेट का पीएच, एसिडिटी शुरू हो जाएगी, खट्टी खट्टी डकार, पेट में गैस हो जाएगी, एकदम भयंकर वाली। ठीक है, चल अगला आपसे पूछेगा हंगर हार्मोन कौन सा है।
भूख लगने वाला, आपको भूख लगी है ना, और भूख लगी है तो भूख लगी है, अब भूख लगी है पेट में, जबकि भूख महसूस कौन करवाता है? ब्रेन। तो ये पेट से ब्रेन के पास मैसेज किसने भेजा कि पेट खाली हो गया भैया? कुछ नहीं है। तो वो कौन सा हार्मोन होता है? वो ग्रेलिन हार्मोन होता है। ग्रेलिन हार्मोन आपको भूख महसूस करवाता है बेटा, याद रखना। ग्रेलिन हार्मोन क्या करवाता है? भूख महसूस करवाता है बेटा। भूख महसूस करवाने वाला हार्मोन होता है। करवाने वाला हार्मोन कौन सा है? क्या करोगे? ग्रेलिन हार्मोन है। कर दोगे? हाँ जी मैम। नेक्स्ट सुनो, मैंने कल क्लास में आपको पढ़ाया था कि आप जब खाना नहीं खाते, पेट में चूहे कूदना शुरू हो जाते हैं, पेट में ऐसे अंदर से गुदगुद होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बहुत मान लो आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया तो 2 दिन के बाद क्या होगा? आपके पेट के अंदर की तरफ एक लेयर होती है जिसमें हल्की से छोटी-छोटी मेम्ब्रेन्स होती हैं, छोटी-छोटी झिल्लियां होती हैं। उन झिल्लियों के अंदर कॉटन जैसी, कपास जैसी, कॉटन जानते हो? कॉटन को आप ऐसे करते हो, छोटी मेम्ब्रेन निकलती है, वैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं और उन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं रुगे। तो पेट क्या करता है? उन रुगे को तोड़कर ऐसे निकाल देता है पेट के अंदर। तो ये रुगे क्या करती हैं? आपको गुदगुद महसूस करवाती हैं, आप कहते हो पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो वो चूहे नहीं होते हैं। तो बेटा हमारे पेट में एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको रुगे कहते हैं, और ये रुगे कब निकलती हैं? ये रुगे जब आप बहुत ज्यादा हंग्री हैं, हंगरने से आपने भूख लगी है, तो जब भूख लगती है तो पतली-पतली झिल्लियां आपके पेट में टूट कर आना शुरू हो जाती हैं, जिनको रुगे कहते हैं। कपास कॉटन जैसी होती हैं, मेम्ब्रेन्स होती हैं, झिल्लियां होती हैं, इन्हीं को रुगे कहते हैं। तो रुगे आपको महसूस करवाते हैं भाई साहब कुछ खा लो पेट में, है ना, पेट में कुछ खा लो बेटा। इसी को बोलते हैं मेरे पेट में चूहा कूदना। ये निकलती है तो पेट में ऐसे हलचल सी पैदा करती है जिससे आपको लगता है कि अरे बाबा हमें बहुत भूख लगी है। ठीक है, ये एग्जामिनर के सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपसे डिस्कस करे हैं। अब मुझे आप लोग कमेंट करके सभी लोग एक बात बताओ, पेट में सबसे ज्यादा कौन से न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ है? पेट में सबसे ज्यादा कौन से पोषक तत्व का पाचन हुआ है? आंसर इज प्रोटीन, 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 प्रोटीन। अब पेट से खाना कहां जाएगा? जो भी खाना पचा नहीं पचा वो 3 से 4 घंटे बाद पेट से कहां पर? नीचे की तरफ छोटी आंत में आना शुरू हो जाता है बच्चा, ऐसे ऐसे छोटी आंत में। तो स्टमक के बाद सारा खाना कहां गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो 1 नंबर माउथ हो दिया था, 2 नंबर फूड पाइप, 3 नंबर स्टमक, तो 4 नंबर छोटी आंत। तो नंबर 4 पे लिखो स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, छोटी आंत, छोटी आंत। अब पहली बात तो सुनो, 2 आंतें होती हैं, एक छोटी होती है, एक बड़ी होती है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो 6 से 6.5 मीटर तक हो सकती है। हाँ, किसी की हाइट कम है तो उसमें 6 मीटर रह जाती है, किसी की हाइट थोड़ी सी ज्यादा है तो 6.25 मीटर हो जाती है, किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है तो 6.5 मीटर हो जाती है। हम इसको करें एनसीईआरटी वाले यूट्यूब पे क्यों नहीं हो रहा है? करेंगे उसको कंटिन्यू, मेरे पास क्लासेस का बहुत बर्डन है। ठीक है, पेट कोर्सेज मेरी रिस्पांसिबिलिटी है ना, पहले कंप्लीट करना। राइट, सुनिए नेक्स्ट, छोटे आंत का जो डायमीटर होता है, डायमीटर का मतलब होता है, डी का मतलब डायमीटर, व्यास, वो होता है बच्चा 1 इंच का। जबकि बच्चों जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, वो पता है उसकी लंबाई सिर्फ 1 से 1.5 मीटर है। मैम इसकी लंबाई कम है, इसकी ज्यादा है, तो फिर इसको छोटी आंत क्यों बोला? इसको बड़ी आंत क्यों बोला? बड़ी आंत जो होती है उसका लेंथ कम होता है जबकि इसका डायमीटर ज्यादा होता है। कितना होता है? अप्रोक्स 3 इंच का, इसकी चौड़ाई ज्यादा है। आप इस फोटो में देखो, आओ यहाँ पर, ये देख रहे हो, ये बड़ी आंत है और बड़ी आंत का देखो डायमीटर समझ में आ रहा है? हाँ मैम। अब आपको मैं छोटी आंत दिखाती हूँ, छोटी आंत देखो, ये देखो पतली है, तो छोटी आंत की लंबाई तो ज्यादा होती है लेकिन इसका डायमीटर कम होता है, जबकि बड़ी आंत का लंबाई कम होता है, डायमीटर ज्यादा होता है। तो बेटा डायमीटर के हिसाब से इनके नाम पड़े हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। ठीक है, चलो आगे बात समझ में। तो छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है जबकि बड़ी आंत की लंबाई कम होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन इतनी बार एग्जाम में आता है, जो भी नया क्वेश्चन आता है आपकी मैम ऐड कर देती है, इसलिए आप जब भी मेरा नया बैच पढ़ोगे तो उसमें आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता है। कार्निवोरस का मतलब क्या होता है? मांसाहारी। और एक होते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं बेटा? मैम हर्बीवोरस का मतलब होता है शाकाहारी। तो क्वेश्चन आता है कि किसकी आंत की लंबाई, छोटी आंत की लंबाई किसकी ज्यादा बड़ी होगी? देखो, जो मांस खाते हैं, मांस में ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। और प्रोटीन कहां बचता है? आप बताओ, पेट में बचता है। तो जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं, क्योंकि वो मांस खाते हैं और मांस में प्रोटीन ज्यादा होता है, तो इनकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है बेटा। जबकि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं वो घास फूस खाते हैं और घास फूस के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा होती हैं और कार्बोहाइड्रेट्स बचती हैं किसमें बेटा? किसमें बचती हैं? आप बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ ज्यादा किसमें होगी? आप बताओ, शाकाहारी जीव जंतुओं में। तो एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, सीजीएल में पूछा, खरगोश, चीता, बाघ, लोमड़ी, ये क्वेश्चन था सेम, ये ऑप्शन देखो, इनमें किसकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होगी? तो ऑब्वियस सी बात है, खरगोश क्या खाता है? खरगोश मांस खाता है क्या? नहीं ना, है ना। तो आप याद रखिएगा बेटा क्या कि जो मांसाहारी जीव जंतु होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई कम होती है, जबकि जो शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उनकी छोटी आंत की लंबाई ज्यादा होती है। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए मांस कौन खाते हैं और घास फूस कौन से जानवर खाते हैं, राइट। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की हम लोगों की लंबाई 6 से 6.5 मीटर हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। छोटी आंत, ऐसा का मतलब है स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटे आंत के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटे आंत के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आता है, उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम को हिंदी में या तो ड्यूडेनम ही लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम में, या आपको अंतर्ग्रहणी नाम से मिल सकता है एग्जाम में, अंतर्ग्रहणी। और ड्यूडेनम के बाद जो दूसरा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं जेजुनम। जेजुनम, सेम नाम हिंदी में है, जेजुनम। और तीसरा जो छोटी आंत का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं इलियम भाग, इलियम हिस्सा। तो ये तीनों हिस्से किसके हैं बेटा? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। जैसे मैम ने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। दानिश कुमार पंडित बता तो दिया क्यों होती है लंबाई ज्यादा कम, बता तो दिया बेटा। एक बजे क्लास नहीं होगा, कल से बेटा 1 बजे होगा। आज बताया मैंने, आज बारिश की वजह से इंटरनेट नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने 7 बजे करवाई क्लास। आगे बस समझिए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। चलो फोटो दिखाते हैं, कहां ड्यूडेनम है, कहां जेजुनम है, कहां इलियम है। ये देखो, ये पेट था, अरे ये पेट था ना, हाँ मैम, पेट खत्म हो गया, इस हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं, ये वाला भाग जहां पेट खत्म होता है और पेट के जस्ट नीचे वाले हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं। फोटो में देख लो ड्यूडेनम। उसके बाद ये छोटी आंत ऐसे घूम के पड़ी है, हाँ मैम, इसे क्या कहेंगे? जेजुनम। और फिर ये लास्ट वाला हिस्सा जहां से बड़ी आंत शुरू हो जाएगी ऐसे, इसे इलियम कहते हैं, इसे इलियम कहते हैं। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम तीनों किसके हिस्से हैं? छोटी आंत के। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसे पेट का खाना ड्यूडेनम में आता है ऐसे, ये ड्यूडेनम वाला हिस्सा है, ये डी वाला हिस्सा है, इस डी वाले हिस्से में खाना आ गया खाना, हाँ जी मैम। तो यहाँ से जैसे ही खाना आता है तो ये आपका लीवर है बेटा, ये आपका यकृत है, और ये पेड़ के पत्ते जैसा है ना, ये पेंक्रियास है। तो जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आया तो लीवर, यकृत अपना जूस यहाँ भेज देता है, पेंक्रियास अग्नाशय अपना रस यहाँ जूस यहाँ भेज देता है। इसीलिए हम कहते हैं लीवर एंड पेंक्रियास आर कनेक्टेड टू द ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यकृत और अग्नाशय हमारी छोटी आंत के ड्यूडेनम भाग से जुड़े हुए होते हैं। और अच्छे से फोटो में दिखाती हूँ, ये देखो बेटा, इस फोटो से समझो, ये इतना बड़ा रेडिश ब्राउन कलर का लाल भूरे रंग का आपका यकृत है, दिख रहा है? हाँ मैम। ये ग्रीन कलर की एक नली दिख रही है, हाँ, ये नली किस हिस्से में आ रही है? इस हिस्से में। ये हिस्सा कौन सा है? ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में यहाँ खाना है, जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आया, यहाँ से लीवर ने अपना जूस, बाइल जूस ड्यूडेनम में भेज दिया, और यहाँ से अग्नाशय, ये दिख रहा है पेड़ के पत्ते जैसा, इसे बोलते हैं पेंक्रियास, अग्नाशय। तो इस अग्नाशय ने अपना जूस इस हिस्से में भेज दिया। तो आपको ये याद रखना है, खाना लीवर पेंक्रियास में नहीं जाता है, खाना नहीं जाता है, लीवर बाईपास रह गया, खाना छोटी आंत के ड्यूडेनम हिस्से में रखा है। लेकिन जैसे ही खाना ड्यूडेनम में आता है, लीवर, यकृत अपना बाइल जूस, पित्त रस, और पेंक्रियास अपना पेंक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस छोटी आंत के ड्यूडेनम हिस्से में भेज देते हैं। हम एग्जामिनर कैसे पूछेगा? एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछेगा, लीवर का जूस, पेंक्रियास का जूस छोटी आंत के किस हिस्से में आके गिरता है? आंसर इज ड्यूडेनम। तो क्या मुझे यहाँ पे ये नहीं लिख देना चाहिए? क्या मुझे ये लिख देना चाहिए कि ड्यूडेनम वाले हिस्से से 2 ग्रंथियां जुड़ी हुई होती हैं? पहली है यकृत, यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और दूसरी पेंक्रियास, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये दोनों छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले हिस्से से जुड़े हुए होते हैं। किसकी सहायता से? नली की सहायता से, डक्ट की सहायता से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे बात समझना।
तो अब हमें ये पढ़ना पड़ेगा यकृत डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल अदा करता है, पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या रोल अदा करता है। जी हाँ मैम, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, छोटी आंत। छोटी आंत का कौन सा हिस्सा, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में दो के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सा, लीवर और पेनक्रियाज। तो हम लिखेंगे अगले पॉइंट पे, जी हमें लिखना चाहिए किसके बारे में, लीवर के बारे में, यकृत के बारे में। अब आप मुझे ये बताओ क्या जानते हो आप लीवर के बारे में। लीवर, इसके बारे में आपने क्या सुना है आज तक। एक लाइन तो आप सबने सुनी होगी, एक लाइन सबने सुनी होगी, ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है। सुना, सुन रखिए, क्यों हो जाता है, इसका आंसर आपकी मैम बताएंगे आपको। ज्यादा दवाई नहीं खानी चाहिए, मेडिसिन पेनकिलर्स ज्यादा नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो लीवर खराब हो जाता है। सुना होगा आपने। इन सारे क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बताने वाली हूं। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, जब लीवर के बारे में डिटेल में स्टडी करते हो तो उस ब्रांच को हिपैटोलॉजी कहा जाता है। हिपैटोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप लीवर के बारे में स्टडी करते हो। हिपैटोलॉजी, हिपैटिक या हिपैटो शब्द का मतलब हमेशा क्या